वीर को मिस मिरर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उस अंगूठी की कई बार जांच की थी और उसने उसमें आत्मा का कोई संकेत कभी नहीं देखा था। जब वीर ने उसकी बात सुनी तो उसने अपना हाथ उठाया। उसने अंगूठी के हरे आंख के आकार के रत्न को अपने चेहरे की ओर झुकाया। उसने रत्न की परावर्तक फतह को ध्यान से देखा और कहा, मुझे अपना प्रतिबिंब तो दिख रहा है, लेकिन कोई भी रत्न मुझे वो दिखाएगा। मिस मिरर हंसी। उसने अपना बायां हाथ उठाया। मिस मिरर का हाथ सफ़ेद था और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। उसकी अनामिका पर एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को देखकर वीर का दिल उछल पड़ा। वो अंगूठी उसकी जैसी ही दिख रही थी, सिवाय इसके कि वो थोड़ी छोटी थी। मिस मिरर ने अपनी उंगली से हरे रत्न को हल्के से छुआ और आंख जैसा पत्थर चमकने लगा। वीर की उंगली पर लगे अंगूठी थोड़ी कांप उठी। वे दोनों एक ही तरह से चमकने लगे। उसी क्षण वीर को महसूस हुआ कि अंगूठी पर लगा रत्न जीवित हो गया है। ये एक असली आंख की तरह उसे देख रहा था। उस आंख में वो अपना प्रतिबिंब देख सकता था, लेकिन रत्न वीर को वैसा प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था जैसा वो अब था। इसके बजाय उसने वीर को एक नग्न शिशु के रूप में दिखाया। वीर के अंदर एक घबराहट की लहर दौड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंगूठी कुछ भी आपराधिक खुलासा करेगी, और अब उसे निकालने में बहुत देर हो चुकी थी। आंटी प्रिंसेस, वो कौन सी जीन आर्ट है जिसका आपने उपयोग किया है? ये काफी रोचक है, लेकिन मेरे साथ मजाक करना बंद करो, वीर ने कहा। उसने अपना संयम मजबूत और अटूट बनाए रखा। मिस मिरर ने अपना बायां हाथ नीचे देखा और अंगूठियों की रोशनी मंद पड़ गई। वो मुस्कुराती हुई लग रही थी, लेकिन वो नहीं थी। तुम्हारी जबान चांदी की है, लेकिन ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अगर मैं तुम्हें राजा को सौंप दूं तो तुम्हें मरने में कितना समय लगेगा? इसमें हजारों साल लग सकते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें लंबे लंबे समय तक मौत नहीं मिलेगी। वीर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने मिस मिरर को यह विश्वास दिलाने की योजना बनाई थी कि वो वास्तव में हाइड्रॉक्स है, ताकि वो एक्सट्रीम किंग से भागने की योजना बना सके, इसलिए उसे कुछ समय खरीद सके। लेकिन ये पहली बार था जब वे मिले थे और पहले ही उसकी पहचान उजागर हो गई थी। भागने की उसकी सभी योजनाएं अब एक हास्यपद मजाक से अधिक कुछ नहीं रह गई थीं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो आगे बढ़ो और उगल दो, वीर ने आह भरी। तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। मैं तुम्हें महल ले जाऊंगी और राजा को फैसला करने दूंगी, मिस मिरर ने सपाट रूप से कहा। अगर यही तुम्हारा वास्तविक इरादा था तो यहां मुझसे सामना करने का कोई मतलब नहीं था, वीर ने मिस मिरर को देखते हुए कहा। मिस मिरर ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, वो बस वीर को रुचि के साथ देखती रही। वीर को जल्द ही एहसास हुआ कि कार महल की ओर नहीं जा रही थी। वे किंग्स किंगडम में मिल सकने वाले सबसे बड़े स्टार पोर्ट पर गए। हम कहाँ जा रहे हैं? वीर ने मिस मिरर का कार से पीछा करते हुए और एक बैटलशिप पर चढ़ते हुए पूछा। बैटलशिप जल्द ही उड़ान भर गई और किंग्स किंगडम से बाहर निकल गई। वो हैरान था। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय मिस मिरर ने किसी को भेजा उसे दूसरे कमरे में ले जाने के लिए। वीर नहीं जानता था कि मिस मिरर क्या करने का इरादा करती थी। वो अनुष्का की चाची और किंग बाई की एक भरोसेमंद सलाहकार थी। अगर उसने देखा कि वीर नकली है तो उसे कॉलर से पकड़ के किंग बाई के सामने पेश करना चाहिए था। इसके बजाय वे किंग्स किंगडम छोड़ रहे थे। उसने उसे कैद करने का भी दर्शन नहीं किया था। उसने बस उसे और ब्लड किरण को एक साधारण कमरे में ले गए। ब्लड किरण भी बंद नहीं था। मिस मिरर क्या चाहती है, वीर ने सोचा, लेकिन जितना भी उसने कोशिश की वो ये अनुमान नहीं लगा सका कि वो महिला क्या योजना बना रही है। वीर ने मिरर स्पिरिट आई को छुआ। वो इसे निकालना चाहता था, लेकिन जब से अंगूठी मिस मिरर द्वारा सक्रिय की गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे जौहर उसके हाथ में पिघल गया हो। अब वो उसे हटा नहीं पा रहा था। ये अंगूठी क्या बला है? वीर हैरान था। इस तथ्य से निराश था कि वो मिरर स्पिरिट आई अंगूठी को सक्रिय नहीं कर सकता था। मुझे जो भी अवसर मिलेंगे मुझे उन्हें लेना होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं एक जासूस बनने के लिए काफी प्रतिभाशाली नहीं हूं। मैं बहुत आसानी से उजागर हो गया, वीर ने खुद से सोचा। लेकिन अगर मिस मिरर मुझे किंग बाई के पास नहीं लाई है और अब मैं किंग्स किंगडम की सीमाओं के भीतर नहीं हूं, तो एक मौका है कि मैं भाग सकता हूं। एकमात्र बुरी बात यह है कि बारबी अभी भी एलारा के स्थान पर है। मैं उसे वहां से कैसे निकालूं? किंग्स किंगडम छोड़ने के बाद जहाज ने हाइपर स्पीड के जंप की कई श्रृंखलाएं मारी, जिन्होंने उसे कई सिस्टम से गुजारा। वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि मिस मिरर उसे कहां ले जा रही थी। जब बैटलशिप आखिरकार रुकी तो वीर को एहसास हुआ कि वो अब एक ऐसे सिस्टम में था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्लैनेट बहुत ठंडा था और ये अभी भी विकास के बहुत आदिम चरण में था। वहां कोई उच्च बुद्धि के प्राणी नहीं थे और कोई एक्सोनिजेनिक्स भी नहीं थे। वहां केवल निम्न स्तर के जीव थे।
लेकिन ऐसे आदिम प्लैनेट के लिए ये विभिन्न नस्लों के बैटलशिप और एयरशिप से घिरा हुआ था। वीर ने मिस मिरर का प्लैनेट की सतह पर पीछा किया और उसने कई नस्लों को देखा जो उसके लिए परिचित थीं। वहां ड्रैगन, डीमन, बुद्धा, डिस्ट्रॉयड और तमाम तरह के प्रतिनिधित्व किए गए थे। वीर ने हालांकि कुछ अजीब बात देखी। हर कोई जिसे प्लैनेट की सतह पर भेजा गया था, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, उनके पास जल शक्तियां थीं। भले ही वे जल से संरेखित प्रजातियों से नहीं आए थे, लेकिन वे कम से कम जल पर आधारित तकनीकों में माहिर थे। वे सभी किंग क्लास के भी थे। उनकी पंक्ति में एक ड्यूक को ढूंढना भी दुर्लभ था। ये जगह क्या है? वीर खुद से मिस मिरर से पूछने से नहीं रोक सका। ये किसी पहचान का नामहीन सिस्टम है, उसने जवाब दिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वीर ने भौएं सिकोड़कर पूछा। हम एक अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं। मिस मिरर ने बस इतना जवाब दिया। एक अंतिम संस्कार? किसका अंतिम संस्कार? वीर भ्रमित था। वीर को किंग बाई को सौंपने के बजाय मिस मिरर उसे एक अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए इस पूरे यहां तक खींच लाई। ये अजीब था। समय लगभग हो गया है, चलो एक सीट ढूंढते हैं। मिस मिरर ने चारों ओर देखा और एक चोटी की ओर चली गई। अगर मिस मिरर वीर को जवाब नहीं देना चाहती थी तो उसके पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वीर ने भागने की योजना नहीं बनाई। पहली बात, वो भाग नहीं सकता था, और भले ही वो कर सकता था तो ये समय नहीं था। बारबी अभी भी एक्सट्रीम किंग में थी, इसलिए उसके अकेले भागने का कोई फायदा नहीं था। साथ ही मिस मिरर जैसी महिला के पास वीर द्वारा किए जाने वाले किसी भी पलायन के लिए शायद आकस्मिक योजनाएं होती। वीर और मिस मिरर चोटी के शीर्ष पर पहुंच गए और एक गार्ड उसके लिए एक कुर्सी और एक छाता लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो छुट्टियों पर थी। वीर को वैसा प्यारा उपचार नहीं मिला। वो बस ब्लड किरण के बगल में खड़ा रहा, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मिस मिरर क्या निरीक्षण कर रही है। उनके सामने एकमात्र चीज एक बड़ा समुद्र था। वो बहुत शांत था और उसके गहराइयों के भीतर कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। देखने के लिए कुछ भी खास नहीं था। मुझे पास में कोई कब्रिस्तान भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति मर गया है जिसे यहाँ दफनाया जाने वाला है? क्या वे शायद राख को समुद्र में बिखेरने वाले हैं, जैसे समुद्री दफन? वीर ने सोचा। पूरी ईमानदारी से कहूं तो वीर को मिस मिरर के दावे पर विश्वास नहीं था, लेकिन इतने सारे कुलीनों के यहाँ आने से कुछ बड़ा होना तय था। अन्य नस्लों के कुलीन वर्ग मिस मिरर से भयभीत थे। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनमें से अधिकतर समुद्र के पास घूम रहे थे। वे सभी किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मिस मिरर कर रही थी। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए तो वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। वीर ने उस अंतिम संस्कार का कोई सबूत नहीं देखा जिसका मिस मिरर ने दावा किया था कि वो होगा। इस बिंदु तक 6 दिन हो चुके थे और अब इतने समय के बाद वीर खुद को एक सवाल पूछने से नहीं रोक सका। मिस मिरर, क्या अंतिम संस्कार शुरू नहीं हुआ? मिस मिरर की इस बीच उसके नौकरों द्वारा देखभाल की जा रही थी, जैसे कि वो छुट्टियों पर हो। उसके पास आनंद लेने के लिए अच्छा भोजन था और लोग उसे सब कुछ परोस रहे थे। वे लगभग उसके लिए एक बाथ टब भी वहां ले आए थे। वो एक तरह के वैभव में जी रही थी। दूसरी ओर वीर और ब्लड किरण में इस पूरी अवधि में एक निवाला भी रही खाया था। वीर उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अवशोषित करके प्राप्त होने वाले पोषण पर जीवित रह सकता था। इसलिए जबकि वो ठीक था, फिर भी ये काफी असहज था। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वो अभी तक मरा नहीं है, मिस मिरर ने लापरवाही से जवाब दिया। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने खुद से सोचा, वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार की योजना बना रहे हैं जो अभी तक मरा नहीं है, और इतने सारे लोग पहले से ही यहाँ आ चुके हैं। क्या वे जल्दी में नहीं हैं? अगर मरने वाले व्यक्ति को इसके बारे में पता होता तो वो शायद इतना गुस्से में आ जाता कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता और वो तुरंत मर जाता। वीर ने सोचा कि यह एक बहुत ही अजीब परिदृश्य था, लेकिन मिस मिरर किसी अन्य सवाल का जवाब देने के लिए अनिच्छुक लग रही थी, इसलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मिस मिरर, क्या मैं घूम सकता हूँ? मुझे भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं दूर नहीं जाऊंगा। वीर ने मिस मिरर को देखा। तुम जहां चाहो जा सकते हो, बस ये सुनिश्चित कर लेना कि तुम अंतिम संस्कार से पहले वापस आ जाओ। वीर को उम्मीद नहीं थी कि मिस मिरर इतनी सरलता से सहमत हो जाएगी। ये एक त्वरित जवाब था, जैसे कि उसे वास्तव में उसे कैद रखने की कोई इच्छा नहीं थी। धन्यवाद महारानी। वीर मुड़ा और चोटी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस मुड़कर देखने लगा। मिस मिरर उसे नहीं देख रही थी और उसने उस पर नजर रखने के लिए किसी को नहीं भेजा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। क्या वो जानती है कि मैं नहीं भागूंगा?
वीर ने सोचा कि मिस मिरर एक बहुत ही अजीब महिला थी। वो भागने की हिम्मत नहीं करने जा रहा था। वो तब तक खुद को भागने की अनुमति नहीं दे सकता था जब तक कि उसने बारबी को वापस नहीं ले लिया था, कम से कम। चोटी को छोड़ने के बाद वीर को जल्द ही पता चला कि सभी प्रकार की नस्लों के कई कुलीन मौजूद थे। उसने जो कई नस्लें देखीं वे ऐसी थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। थोड़ा और देखने के बाद उसने पाया कि एक अस्थायी बाजार स्थापित किया गया था। वीर के दिल में राहत उमड़ पड़ी और वो तुरंत बाजार की ओर उड़ान भर गया। वहां विभिन्न स्टॉलों पर कई नस्लें कब्जा किए हुए थीं। कई विक्रेताओं ने खुद को समुद्र के पास स्थापित किया था। उनमें से कई हर तरह के जिनोजेनिक आइटम्स बेच रहे थे। सभी प्रकार के स्तर भी थे। उसके आसपास के कुछ लोग विस्काउंट्स या बैरन्स की तरह लग रहे थे, कुछ किंग्स की तरह लग रहे थे, और कुछ ऐसी क्षमता के थे जिनकी पहचान वीर भी नहीं कर सकता था। वे बहुत डरावने थे। फिर उसमें ध्यान दिया कि वहां के सभी जीवों में जल तत्व की शक्तियां थीं। ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं हो सकता। क्या यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो जल शक्तियों से जुड़ा हुआ है? मेरे पास पहले से ही वो ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी है। क्या इसीलिए मिस मिरर मुझे यहाँ लाई है? हालांकि ये ठीक नहीं लगता। कैप्टन वाटरमून एक दिव्यता प्राप्त जल कुलीन था। अगर ये जल उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था तो मिस मिरर को एक नकली प्रिंस को यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीर बाजार में चला गया। वहां इतने सारे लोग और जीव थे कि उसने सोचा कि कुछ जानकारी इकट्ठा करना आसान होगा। आखिरकार सभी विक्रेताओं से बात कर रहे थे। वीर घूमता रहा और भीड़ को देखता रहा, इससे पहले कि वो एक स्टॉल के सामने झुक गया। उसने स्टॉल को उसके सामानों के कारण नहीं चुना, बल्कि इसलिए क्योंकि स्टॉल का मालिक निम्न स्तर का था। उसे धमकाया जा सकता था। साथ ही वो केट में से एक था, इसलिए अन्य नस्लों के विचार में वो लगभग कुछ भी नहीं था। उसका स्टॉल एक कोने में था और शायद ही ध्यान देने योग्य था। बेशक वीर उसे धमकाना चाहता था। ऐसा करने से उससे जानकारी प्राप्त करना सुखद होने की तुलना में तेज होगा। बड़े भाई, मैं जो बेचता हूं वो सच्चा जल ये जिनोजेनिक खजाना है। आप क्या लेना चाहेंगे? द केट बैरन ने वास्तविक उत्साह के साथ अपने सामान्य सामानों का परिचय देते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? वीर ने एक उदास भाव बनाया। ओह, मुझे माफ करें हॉटमैन, द केट बैरन ने जल्दी से कहा। यह कुछ बेहतर है, वीर ने सिर हिलाया। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, नहीं, मैं यहां बुरा आदमी बनने आया हूं। मुझे एक बॉस कहा जाना चाहिए। बुराई का ढोंग करना वीर को ज्यादा रास नहीं आया, इसलिए उसने अभिनय छोड़ दिया। उसने एक विस्काउंट कटार निकाली और बैरन के सामने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? हैंडसम, मुझे माफ करें, हम यहाँ छोटा व्यवसाय करते हैं। हम केवल बेचते हैं और हम खरीदते नहीं। उस तरफ क्या है? वो आदमी इतना अमीर है कि वो तुम्हें उच्च कीमत देना सुनिश्चित करेगा। मालिक काफी उदास लग रहा था। किसने कहा मैं तुमसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें अपना सामान तुम्हारे जैसे किसी को बेचने के लिए इतना टूटा हुआ लगता हूं? वीर ने कटार को मालिक के सामने फेंक दिया और एक अमीर आवाज में बोला, मेरे सवालों का जवाब दो और ये तुम्हारा हो सकता है। तुम जानकारी के लिए यहां हो? तुम मुझे जल्दी बता सकते थे। मालिक ने कटार को अपनी जेब में रखा, अपनी छाती थपथपाई और कहा, मुझसे कुछ भी पूछो हैंडसम, यहां ऐसा कुछ नहीं होता जिसके बारे में मैं नहीं जानता। वीर को नहीं लगा कि उस आदमी की जानकारी बहुत भरोसेमंद होगी। एक बैरन के लिए वो एक बड़ा खेल बोल रहा था। वो ऐसा कुछ देने के बारे में चिंतित नहीं लग रहा था जो उसे नहीं देना चाहिए। भाग्य से वीर किसी भी रहस्य को जानने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे बस कुछ सरल सवालों के जवाब चाहिए थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैंडसम, क्या तुम नहीं देखते मैं यहाँ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ? गंभीर हो जाओ, कौन परवाह करता है कि तुम पैसे कमाते हो? मैं पूछ रहा हूं कि हर कोई इस ग्रह पर क्या कर रहा है? वीर ने अलंग को घूर कर देखा। पहले से ही आदमी से जानकारी मांगने पर पछता रहा था। वो बेकार था। अलंग ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सपने से जाग गया हो और उसने कहा, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भी उसी चीज के लिए यहां नहीं हो? प्राचीन जल देवता को देखने के लिए यहां? वीर हैरान था। विभिन्न नस्लों में जल देवताओं की कहानियां थीं, लेकिन ये वाला खास था और ये ब्रह्मांड द्वारा अनुमोदित था। वीर ने सोचा था कि उसने सुना है कि ये प्राचीन देवता नस्ल का एक सदस्य था। क्या मिस मिरर द्वारा उल्लिखित अंतिम संस्कार प्राचीन जल देवता का अंतिम संस्कार है? ना बाबा, प्राचीन देवताओं की दंत कथाएं कहती हैं कि वे सभी दिव्यता प्राप्त पैदा होते हैं और वे इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, 1 अरब साल के जीवन काल के साथ। प्राचीन देवताओं में से किसी को मरते हुए देखना दुर्लभ है। क्या एंशिएंट वाटर गॉड जल्द ही मरने वाले हैं?
वीर ने भौं सिकोड़कर पूछा। अलैंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने वीर की ओर देखा और उसने कहा, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि एंशिएंट वाटर गॉड तुम्हें सुन लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे? वीर हैरान था और उसने कहा, मुझे लगा कि तुम ही ये सुझाव दे रहे थे। अलैंग जल्दी से बोल पड़ा, मैंने किस बिंदु पर उल्लेख किया कि प्राचीन जल देवता मर रहे हैं? मैंने कहा कि हम यहां एंशिएंट वाटर गॉड को स्तर बढ़ाते हुए और एक देव आत्मा बनते हुए देखने आए हैं। एक देव आत्मा बनने के लिए स्तर बढ़ाना? क्या ऐसा कोई स्तर मौजूद भी है? वीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। किंवदंती के अनुसार ये मौजूद है। ये कुछ ऐसा है जिसकी दिव्यता प्राप्त सभी इच्छा रखते हैं। हालांकि इसका हम विक्रेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम यहां सिर्फ देखने और कुछ नकद जुटाने आए हैं। अलैंग रुका, फिर आसपास देखा। उसने धीरे से कहा, लेकिन यहां अधिकांश प्राणियों का मानना है कि एंशिएंट वाटर गॉड विफल होंगे, इसलिए वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां आए हैं। वे प्राचीन देवता मूल चाहते हैं। प्राचीन देवता मूल? वो क्या है? वीर ने पलके सिपकाते हुए पूछा। अलैंग ने वीर को आश्चर्य से देखा और कहा, हैंडसम, तुम प्राचीन देवता मूल को नहीं जानते? तुम यहां क्यों हो? ये वो व्यवसाय है जिसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी करो और मुझे बताओ कि प्राचीन देवता मूल क्या है। वीर ने ठंडे स्वर में कहा। अलैंग ने कंधे उचकाए और कहा, प्राचीन देवता साधारण लोगों और प्राणियों से अलग तरह से मौजूद होते हैं। यदि कोई जन्म लेता है तो उसे मरना होगा। यदि कोई मरता है तो दूसरा जन्म लेगा। पुराने प्राचीन देवताओं के मरने पर ही एक नया जन्म हो सकता है। इस ब्रह्मांड में प्राचीन देवताओं की एक निश्चित संख्या है। एक पूर्व निर्धारित राशि से न अधिक हो सकती है न कम। यदि एंशिएंट वाटर गॉड देवात्मा बनने में विफल होते हैं तो वो एक प्राचीन देवता मूल पीछे छोड़ देंगे। वो प्राचीन देवता मूल एक नए एंशिएंट वाटर गॉड में बदल जाएगा और वे दिव्यता प्राप्त पैदा होंगे। अलैंग रुका और कहा, प्राचीन देवता मूल किसी अन्य नस्ल के अंडे की तरह ही है। इसे सेवन के लिए तुम्हें समान मौलिक शक्तियों की आवश्यकता है। यदि तुम्हें प्राचीन देवता मूल द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो वो तुम्हारा पीछा करेगा। जल तत्व के प्राणी के लिए वो निश्चित रूप से एक महान सेवक होगा। इतनी महान चीज वास्तव में मौजूद है। अगर मैं प्राचीन देवता मूल को खा लूं तो क्या मैं दिव्यता प्राप्त हो जाऊंगा? वीर ने बोलते हुए अपना चेहरा सहलाया। इसे खाना? अलैंग की भावें ऐसी लग रही थी जैसे वे उसके बालों में गायब होने वाली हों। उसने वीर को ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी एक भूत देखा हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, प्राचीन देवता दिव्यता प्राप्त पैदा होते हैं। उनके पास भयानक मात्रा में शक्ति होती है। यद्यपि एक देवता प्राप्त भी वहां हो तो वे प्राचीन देवता मूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। साथ ही प्राचीन देवता के पास पहले से ही कई दिव्यता प्राप्त कुलीन हैं। वे उसकी रक्षा करेंगे। वे किसी अन्य दिव्यता प्राप्त को उसके पास नहीं आने देंगे। तुम सही कहते हो, लेकिन अगर एक दिव्यता प्राप्त इसे नहीं खा सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं खा सकता था। ये मेरे लिए एक अच्छा अवसर है। अगर मैं प्राचीन देवता मूल को हथिया सकता हूं तो मैं खुद को एक महान हद तक पोषित कर सकता हूं। यह कहने के बाद वीर ने अलैंग को नजरअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ गया। अब वीर समझ गया कि मिस मिरर उसे एंशिएंट वाटर गॉड को देवात्मा बनते हुए देखने के लिए क्यों लाई थी। वो शायद ये देखना चाहती थी कि वीर प्राचीन देवता मूल को प्राप्त कर सकता है या नहीं। लेकिन वीर को अभी नहीं पता था कि मिस मिरर इसे क्यों चाहती थी। जैसे ही वीर चढ़ा, उसे अचानक एक ठंडी सी सनसनी हुई। उसने छींक मारी और अपनी नाक रगड़ी और उसने खुद से बात की, कौन याद कर रहा है? वीर आगे बढ़ता गया, लेकिन उसने अलैंग को वीर को दूर जाते हुए देखकर दांत पीसते हुए नहीं देखा। गुस्से में उस आदमी की आंखें लगभग अपनी सॉकेट से बाहर आने वाली थीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे प्राचीन देवता मूल को खाना चाहे? चलो देखते हैं कि जब तुम इससे निपट रहे हो तो तुम इसे कैसे खाते हो। अलैंग गुर्राया। उसका शरीर घूम गया और वो और उसके स्टॉल में सामान पानी में बदल गए। वो रेत में चला गया और फिर वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। हच्छी हच्छी हच्छी। वीर लगातार छींकता रहा जैसे उसे अचानक जुकाम हो गया हो। उसने महसूस किया कि उसे बुखार हो रहा है और उसकी नाक से लगातार बहता पानी निकल रहा था। वीर को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास ड्यूक का शरीर था और उसके पास एक किंग क्लास ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी थी। वो बीमार कैसे हो सकता था? वीर ने खुद की जांच करने के लिए कुछ अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन उसका शरीर ठंडा और हल्का चक्कर आने वाला महसूस हो रहा था। उसने छींक मारी और नाक से पानी निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जुकाम हो गया हो। जब वीर मिस मिरर की चोटी पर वापस गया तो उसका शरीर बहुत ठंडा था और उसका सिर तेजी से घूम रहा था। तुम्हें क्या हो रहा है? मिस मिरर ने भौहें सिकोड़कर वीर की ओर देखा। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे मुझे जुकाम है। वीर का शरीर बहुत ठंडा था, उसका सिर जल रहा था और उसे इस तरह महसूस किए हुए सालों हो गए थे। मिस मिरर का चेहरा बदल गया। वो वीर की ओर उछली और उसके माथे पर एक हाथ रखा। वीर ने शक्ति को मिस मिरर के हाथ से निकलकर उसके शरीर में दौड़ते हुए देखा। वो शक्ति बर्फीली ठंडी थी और जब वो वीर के शरीर में गई तो वो तेजी से घूमने लगी। इसने वीर को थोड़ा बेहतर महसूस कराया, लेकिन वो बीमारी की भावना अभी भी मौजूद थी। तुम कहाँ थे और तुम किससे मिले थे? मिस मिरर का चेहरा ठंडा लग रहा था जब उसने सवाल पूछा। मैं वहां था, बाजारों में। मैं बस घूम रहा था और एक स्टॉक मालिक से बात की। वीर ने उनके नीचे बाजार की ओर इशारा किया। मिस मिरर ने चारों ओर देखा और वीर से पूछा, कौन सा स्टॉल मालिक? वीर ने चक्कर को दूर भगाने की संघर्ष किया। वो मिस मिरर को बाजार से होकर उस कोने तक ले आया। वो बस यहीं था। वीर का चेहरा तेजी से चिंतित हो गया।
अलैंग और दुकान गायब हो गई थी। वो जानता था कि जब वो गया था तब ऐसा हुआ होगा। वीर हमेशा सावधान रहता था। जब वो अपने सवाल पूछने के लिए स्टॉल मालिक के पास आया तो उसने अलैंग की पहले से ही जांच कर ली थी। उस आदमी के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। वीर को नहीं पता था कि उसे बीमारी कहाँ से लगी थी। सौभाग्य से उस क्षण जुकाम जैसे लक्षणों के अलावा उसके शरीर में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था। हो, तुम मुझसे छिपने की हिम्मत करते हो? चलो देखते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। मिस मिरर गुर्राई और उसने अपना हाथ उठाकर एक पुराना दर्पण निकाला। पुराना दर्पण वीर की उंगली के सामने था। दर्पण में रोशनी एक छवि में घूमने लगी और वो छवि एक ओल्ड वीडियो की तरह लग रही थी, जिसे पीछे किया जा रहा था। दर्पण में वीडियो बहुत तेज पीछे किया गया। सभी आइटम्स और जीव जो कभी वहां थे अब स्पष्ट रूप से सामने आए। ये कुछ दिन पहले तक पीछे गया, लेकिन वहां बस एक खाली परिदृश्य था। वहां वास्तव में एक स्टॉल था। वीर ने कहा जब मिस मिरर ने उसे देखने के लिए मुड़ी। वीर का पेट डूब गया। मिस मिरर ने बाहें सिकोड़कर कहा, मैं चाहूंगी कि तुम झूठ बोल रहे होते। यदि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुमने वास्तव में एक बहुत डरावने आदमी का ध्यान आकर्षित किया है। यहां तक कि मेरा स्पेस मिरर भी यहां उसके होने के किसी निशान को प्रकट करने में असमर्थ है। वो एक बहुत डरावना दिव्यता प्राप्त कुलीन होना चाहिए। वे अलंग को ढूंढने में असमर्थ रहे, इसलिए मिस मिरर वीर को चोटी पर वापस ले आई। सौभाग्य से वीर को केवल जुकाम ही हुआ था। यह उतना बड़ा मामला नहीं था जितना हो सकता था। चोटी पर वापस आकर मिस मिरर ने वीर के लिए एक तंबू लगवाया ताकि वह आराम कर सके। वीर को अविश्वसनीय रूप से चक्कर आ रहे थे। हालांकि उसने इससे लड़ने और खड़ा रहने की कोशिश नहीं की। वह बस एक कंबल के नीचे सो गया। ऐसा नहीं था कि वह मिस मिरर को चुनौती दे सकता था, भले ही वह चाहता। यदि वह महिला उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती तो वह वापस लड़ने में असमर्थ होता और कोई भी वीर का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मिस मिरर उस पर नजर रखे हुए थी। साथ ही ब्लड किरेन खुशी खुशी वीर के तंबू की रक्षा कर रहा था। इस प्रकार वीर चैन से सो सका। क्योंकि वीर को बहुत चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसे गहरी नींद आने में देर नहीं लगी। वह नहीं जानता था कि वह कितने समय तक सोया रहा, लेकिन जब वह आखिरकार उठा तो उसने काफी बेहतर महसूस किया। उसके लक्षण गायब हो गए थे। वह अंगड़ाई लेता हुआ तंबू से बाहर निकला और फिर तुरंत जम गया। वह एक पहाड़ की चोटी पर एक तंबू में सोने गया था, लेकिन अब वह एक सफेद समुद्र तट पर बाहर निकला। लहरें केवल कुछ ही मीटर दूर किनारे से टकरा रही थीं। रेत पर कोमल लहरें टूट रही थीं। वीर पीछे मुड़ा और महसूस किया कि वह एक छोटे द्वीप पर था। वह केवल एक बार सिर घुमाकर छोटे द्वीप के हर इंच को देख सकता था। वह द्वीप एक बेसबॉल के मैदान से बड़ा नहीं था और दो ताड़ के पेड़ पास में खड़े थे। इस दृश्य ने वीर को भौं सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह बहुत आश्चर्यजनक था कि कोई मिस मिरर की चौकस निगाह में वीर को वहां टेलीपोर्ट करने में सक्षम रहा था। आखिरकार वह अत्यधिक शक्तिशाली थी। हालांकि वीर को मिस मिरर की शक्तियों की पूरी सीमा नहीं पता थी, लेकिन वह किंग बाई का दायां हाथ थी। यह इस बात का कुछ सबूत होना चाहिए कि वह एक राक्षस थी। ब्लड किरेन अभी भी तंबू के बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन वह अजीब तरह से शांत लग रहा था। अगर उसे उसके साथ टेलीपोर्ट किया गया था तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब वीर सोच रहा था तभी समुद्र में अचानक सैकड़ों मीटर ऊंची एक लहर उठी। वह एक गिरते हुए पहाड़ की तरह द्वीप की ओर आई और उसकी दहाड़ दुनिया के अंत की तरह लग रही थी। वीर का पेट डूब गया और उसने जल्दी से द स्टोरी ऑफ जीन्स का उपयोग किया, क्योंकि उसका शरीर किंग जीस से भरा हुआ था। द स्टोरी ऑफ जीन्स ही वह जीन आर्ट था जिसे वह सुचारू रूप से चला सकता था। लेकिन लहर द्वीप पर नहीं टूटी, वह अपनी जगह पर रुक गई। भूखंड के ठीक सामने मंडरा रही थी। पानी एक विशाल समुद्री देवता के चेहरे में एकत्रित हो गया। वह वीर को घूर रहा था जो अभी भी द्वीप पर था। तुम कौन हो? तुम मुझे यहां क्यों लाए? वीर ने विशाल समुद्री देवता से पूछा। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? समुद्री देवता गरजा। वीर को लगा कि चेहरा काफी परिचित था, इसलिए उसने करीब से देखा। उसने जल्दी ही देखा कि पानी के उस उभार से बना चेहरा अलंग के अलावा और कोई नहीं था। अलंग? वीर हैरान था। मैं पानी का अल्फा हूं, मैं प्राचीन जल देवता हूं। समुद्री देवता की आवाज एक सुनामी की तरह लग रही थी और आसमान का रंग बदल गया और एक तेज हवा चली जिससे वीर के कपड़े पागलों की तरह फड़फड़ाने लगे। आवाज इतनी तेज थी, वीर को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तुम प्राचीन जल देवता हो? वीर जम गया। उसे याद आया कि उसने अलंग से कहा था कि वह वाटर गॉड ओरिजिन को खाने जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने ऐसा कहा तो अलंग का भाव इतना अजीब क्यों लग रहा था, क्योंकि वीर खुद को थप्पड़ मारना चाहता था।
वह कामना करता था कि उसने इतनी बेवकूफ़ी वाली बात जोर से न कही हो। यह वे विचार थे जिन्हें उसे वास्तव में अपने भीतरी बड़बड़ाहट तक ही रखना चाहिए था। वीर जानता था कि अब पछतावे में डूबना व्यर्थ होगा। उसने 2 बार खांसा और प्राचीन जल देवता से कहा, मिस्टर गॉड कृपया गुस्सा न हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे। प्राचीन जल देवता ने एक ऐसा भाव बनाया जो लगभग मुस्कुराहट के जैसा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हाँ, यह सिर्फ एक मजाक था। वीर ने सिर हिलाया। उसने द स्टोरी ऑफ जीन्स को चलाए रखा। वह इतना अहंकारी नहीं था कि सोचे कि वह एक देवत्व प्राप्त सत्ता की शक्ति का सामना कर सकता है। अब वह सिर्फ भागने के बारे में सोच सकता था। सौभाग्य से प्राचीन जल देवता एक देव आत्मा बनने की कगार पर था। वीर को पृथ्वी ग्रह पर वापस भागने की जरूरत थी। इंतजार करना था जब तक कि देवत्व प्राप्त स्तर बढ़ाने की कोशिश करते समय मर न जाए, फिर वापस आना। सबसे बुरी बात यह थी कि वीर का शरीर ब्लड पल्स सूत्र को चलाने के लिए किंग जीस से भरा हुआ था। वह पृथ्वी ग्रह में वापस जाने के लिए अपने ब्लड पल्स पावर्स का उपयोग नहीं कर सकता था। मैं मजाक जारी रखने दूं, प्राचीन जल देवता ने कहा। उसका शरीर टूट गया और एक भारी तूफान बन गया। वह पूरे द्वीप को डुबोने जा रहा था। पानी वीर के चारों ओर बरसा, उसके कपड़ों को भिगो दिया। वह एक गीले मुर्गे की तरह लग रहा था, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। प्राचीन जलदेवता ने पानी में कोई शक्ति नहीं डाली थी, इसलिए यह सिर्फ एक विशेष रूप से तीव्र बारिश की तरह लग रहा था। मैं सिर्फ बात कर रहा था, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। तुम्हें मुझसे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, वीर ने निराश होते हुए कहा। धमाका। प्राचीन जलदेवता फिर से दिखाई नहीं दिया, लेकिन पानी के माध्यम से बहुत दूर नहीं एक चीज फटी। समुद्र से एक चांदी का ड्रैगन बाहर निकला और उसकी चांदी की रोशनी सूर्य की महिमा की तरह चमकने लगी। चांदी की बारिश प्राणी से गिरने लगी और उसकी उपस्थिति काफी भयानक थी। दहाड़ो! चांदी के पंखों वाले ड्रैगन ने हवा में गर्जना की और उसका चांदी का किंग क्षेत्र नजर में आने वाली हर चीज को ढकने के लिए फैल गया। वीर का शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कीचड़ में फंस गया हो और वह मुश्किल से चल पा रहा था। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला, एक चांदी की रोशनी को प्रकट किया जो एक घूमती हुई आकाश गंगा की तरह लग रही थी। वह वीर के शरीर को निगलने जा रहा था। चांदी के पंखों वाला ड्रैगन वीर को निगलने आया और उसने खुद को उसके खुले मुंह के ठीक सामने खड़ा पाया, जो ड्रैगन के दांत में से एक से बड़ा नहीं था। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन के राज्य क्षेत्र में वीर को चलना मुश्किल लगा। वह चांदी के पंखों वाले ड्रैगन के हमले से बचने में सक्षम नहीं होता। जैसे ही द स्टोरी ऑफ जीन्स चल रहा था, उसने पहुंचकर अपने दोनों हाथों को ड्रैगन के दांतों में से एक के चारों ओर लपेट दिया। यह 2 सांडों के टकराने जैसा था और उसने चांदी के पंखों वाले ड्रैगन को रोकने की कोशिश की। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन का वजन वीर पर गिर गया और उसे समुद्र में नीचे धकेल दिया। वीर ने ड्रैगन के दांत को कसकर पकड़ा, जबकि उसका शरीर पानी में गहराई में और गहरा धकेला जा रहा था। वह प्राणी को रोक नहीं सकता था। वीर ने द स्टोरी ऑफ जीन्स को इतना तेज चलाया जितना वह जा सकता था, चांदी के पंखों वाली शक्ति को वापस धकेलने की कोशिश करते हुए। जैसे ही ड्रैगन पानी से गुजरा, उसने एक पर्याप्त बैकड्राफ्ट बनाया। अगर वीर छोड़ देता तो उसे ड्रैगन के मुंह में खींच लिया जाता। चांदी के पंखों वाला ड्रैगन डरावना था। वीर ने ड्रैगन के दांत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पानी लगातार उसके शरीर को पछाड़ रहा था। वह बल के नीचे कांप रहा था और उसे लगा जैसे उसकी बाहें शक्ति से अलग होने वाली हैं। धमाका! अचानक वीर का शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उसके शरीर के हर इंच से सुनहरी रोशनी चमकी, जिसमें छोटे छोटे प्रतीक मिले हुए थे। चांदी के पंखों वाले ड्रैगन के हमले के कारण उसके अंदर का किंग जीस सक्रिय हो गया था। सोने का किंग जीस उसके शरीर में तेजी से चक्र करने लगा, जिससे वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसके नसों में अनंत मात्रा में शक्ति दौड़ रही है। सबसे डरावनी बात यह थी कि ऐसा लगता था जैसे अस्तित्व में सब कुछ उसे शक्ति प्रदान कर रहा है। पहाड़ और घाटी, सूर्य और चंद्रमा और अस्तित्व में हर पौधा वीर की ताकत को बढ़ा रहा है। कचा! सुनहरी रोशनी घूमी। वीर के हाथ इतने मजबूत थे कि वो ड्रैगन के 2 दांतों को खींचकर बाहर निकालने में सफल रहा। सिल्वर विंग्ड ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और चीखा। गायब दांतों के अंतराल से खून बह निकला। ड्रैगन का खून समुद्र में फैल गया, जिससे पानी का वो हिस्सा लाल हो गया।
वीर के हाथों में अब ड्रैगन के 2 दांत थे। वो फिर से ड्रैगन की ओर पानी के माध्यम से तैरने लगा, फिर दोनों टूटे हुए दांतों को ड्रैगन के पेट में फेंक दिया। सिल्वर विंग्ड ड्रैगन दर्द के मारे अपने शरीर को मोड़ लिया। वो वास्तव में वीर को काटना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना सिर नीचे किया तो एक सुनहरी मुट्ठी उसके जबड़े पर लगी। पंच के बल से ड्रैगन का विशाल शरीर हवा में उछल गया। यह अभी भी दर्द से चटपटाता हुआ हवा में उछल कूद कर रहा था। वीर ने अपनी मुट्ठी के कारनामे तो देखा और वो शायद ही इस पर विश्वास कर सका। किंग्जी की शक्ति के साथ मिलकर उसकी शक्ति इतनी मजबूत थी। वो एक पंच से सिल्वर ड्रैगन के किंग एरिया को तोड़ने और जानवर को उड़ाने में सफल रहा था। एक शक्तिशाली किंग क्रीचर वीर की नई मिली ताकत का मुकाबला करने का कोई मौका नहीं रखता था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वो किंग्जी के बफिंग के तहत कितना मजबूत हो गया था। जब एक घना महिला समुद्र के ऊपर सेलिंग कर रही थी, तभी पानी की सतह अचानक उसके सामने फट गई। पानी एक झरने की तरह ऊपर उछला और एक सिल्वर ड्रैगन चीखता हुआ समुद्र से बाहर उड़ गया। उसका शरीर मुड़ा हुआ था और हर तरफ से खून बह रहा था। श्यूज का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक सिल्वर विंग्ड ड्रैगन है, एक किंग क्लास जिनोजेनिक। इससे पहले कि श्यूज दूसरा विचार कर पाती, एक सुनहरी छाया पानी से उभरी और ड्रैगन का पीछा करने लगी। सिल्वर विंग्ड ड्रैगन का पीछा कर रही थी, अंधाधुंध गति और शक्ति के साथ पंचेस फेंक रही थी। ड्रैगन को शुद्ध शारीरिक शक्ति से पीटा जा रहा था। ड्रैगन का सिल्वर किंग एरिया आक्रमणकारी की मुट्ठी से फटे हुए साबुन के बुलबुले की तरह फट गया था। सिल्वर विंग्ड ड्रैगन का खून और स्केल्स हर तरफ उड़ रहे थे। ड्रैगन की हड्डियां टूटने लगीं, जिससे पानी पर तेज दरार की आवाजें गूंज उठी। कचा! अपने नंगे हाथों से सुनहरी छाया ने ड्रैगन के सिर को उसके शरीर से फाड़ दिया। जानवर का खून आकाश में फैल गया और बारिश की तरह नीचे गिरा। वीर! जब श्यूज ने आक्रमणकारी को बेहतर ढंग से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जब वो ड्रैगन के बीच वीर से मिली थी, तब वो मुश्किल से ड्रैगन 9 से लड़ सकता था। अब उसने अपने नंगे हाथों से एक सिल्वर विंग्ड ड्रैगन को मार डाला था। यह यकीन से कम था। Xenogenic King hunted silver winged dragon. Xenogenic gene found obtained silver winged dragon devil soul. वीर ड्रैगन के सिर को पकड़े रह गया। उसने पंच मारा और ड्रैगन की खोपड़ी खुल गई, जिससे एक ड्रैकोनिक ऑर्ब सामने आया जो वीर के हाथ में गिर गया। ये सिल्वर विंग्ड ड्रैगन का जीनोजेनिक जीन था। वीर ने ड्रैगन ऑर्ब को रख दिया और श्यूज की ओर देखा। वो खुश दिख रहा था। किंग्जी फीका पड़ने लगा और वीर श्यूज की ओर बढ़ा। बहुत दिनों बाद मिले वीर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने मजबूत हो गए हो, श्यूज ने कहा। उसकी आवाज दोस्ताना थी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा तनाव में था। तुम गलत व्यक्ति हो। मैं हाइड्रॉक्स हूं, एक्सट्रीम किंग का 16वां राजकुमार, वीर ने कहा। श्यूज आश्चर्य में पड़ गई। उसने स्पष्ट भ्रम के साथ वीर की ओर देखा। वीर ने आगे कुछ नहीं समझाया और उसने श्यूज से पूछा, तुम यहां क्यों हो? क्या तुमने किसी और प्राणी को देखा है? एंशिएंट वाटर गॉड वीर को यहां लाया था, एक ड्रैगन को बुलाया, फिर गायब हो गया। वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस समय कहां था। श्यूज ने सिर हिलाया। एंशिएंट वाटर गॉड ने खुद को दिखाया है। वो हाफ स्टार बे में गॉड स्पिरिट बनने के लिए अपना स्तर बढ़ाने जा रहा है। आसपास के सभी लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन मैं यहां तक आई हूं और मैंने किसी को नहीं देखा। हाफ स्टार बे? वीर ने माथे पर बल डाला, क्योंकि वो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं अभी वहां जा रही हूं। अगर आप आना चाहते हैं राजकुमार 16वें, तो हम साथ में यात्रा कर सकते हैं, श्यूज ने पेशकश की। अच्छा, वीर ने सिर हिलाया। आप यहां क्यों हैं राजकुमार? श्यूज को उसके इस दावे पर विश्वास नहीं हुआ कि वो वीर नहीं है, लेकिन उसने उसे इस पर चुनौती नहीं दी। जब उसने बात की तो उसने उसे प्रिंस 16 कह के संबोधित किया। बस मैं अच्छी सी स्विमिंग के लिए निकला था। वीर का यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि एंशिएंट वाटर गॉड उसे कैसे वहां खींच कर लाया था। रुकने के बाद वीर ने पूछा, यहां इतने सारे प्राणी हैं जो एंशिएंट वाटर गॉड के असफल होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या इससे वो नाराज नहीं होगा? श्यूज मुस्कुराई और कहा, एंशिएंट वाटर गॉड को लाइफ ऑफ गॉड के रूप में जाना जाता है। वो कभी मारता नहीं है। यहाँ के लोग उसे असेंड करते हुए देखकर खुश हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग उसकी लेवलिंग अप प्रक्रिया को परेशान करने जा रहे हैं। वो नाराज नहीं होगा। वीर ने मन ही मन सोचा, एंशिएंट गॉड एक दिलचस्प जाति है। अगर मैंने किसी दूसरे डेइफाइड एलीट को नाराज किया होता तो वे निश्चित रूप से मुझे मार डालते। उसने मुझे वहां छोड़ दिया और मेरे जागने के बाद मेरे पीछे एक सिल्वर विंग्ड ड्रैगन भेज दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वास्तव में मुझे मरा हुआ नहीं चाहता था। वीर ने श्यूज के साथ हाफ स्टार बे तक की पूरी यात्रा की। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने समुद्र के पार विशाल लहरों को रुड़ते हुए देखा। लहरें इतनी ऊंची थी कि वो ड्रैगन्स की तरह आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही थीं, और समय के साथ वो और भी ऊंची होती गई। बादल फटे हुए लग रहे थे, कुछ भी नहीं कि हिफ्स में कम हो रहे थे। वास्तव में पूरे ग्रह पर आयाम मुड़ रहे थे और हर जगह अजीबोगरीब दृश्य सामने आ रहे थे। जहां वीर ने देखा, हम हाफ स्टार बे पहुंचने में बहुत देर कर चुके हैं। एंशिएंट वाटर गॉड पहले से ही एक गॉड स्पिरिट बनने की प्रक्रिया के बीच में है। श्यूज ने आह भरी। वे रुक गए।
वीर मुड़े हुए आकाश को देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि मुड़े हुए बादलों में कुछ दिखाई देने वाला है। लहराता हुआ समुद्र अचानक एक दिशा में उमड़ पड़ा। क्षितिज पर एक विशाल शरीर बन रहा था जो समुद्र से अपना मांस खींच रहा था। ग्रह का पूरा पानी एंशिएंट वाटर गॉड की ओर खींचा जा रहा था और उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। अनंत समुद्र जल्दी ही सूख गया, जिससे समुद्र में रहने वाले प्राणी सूखे समुद्र तल पर हाँफने लगे। पानी के बिना उनकी मौत मिनटों में हो गई। एंशिएंट वाटर गॉड का शरीर इतना ऊंचा खड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश को पकड़े हुए है। विशाल आकृति ने अपना सिर उठाया और ऊपर के आकाश की ओर देखा। पानी जीवन है, ये हर चीज का आधार है। मैं एक प्राचीन आत्मा हूं, मैं जल का देवता हूं। मैं जल के नाम पर दुनिया को कुचल देता हूं और मैं एक गॉड स्पिरिट का शरीर कमाऊंगा। एंशिएंट गॉड की आवाज उस ग्रह से कहीं दूर गूंज उठी जो जिस पर वो खड़ा था। पूरे ब्रह्मांड में जहां भी पानी था, एंशिएंट गॉड की शक्ति बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के सभी स्रोत उसे उसी क्षण अपनी शक्तियां दे रहे हैं। ब्रह्मांड का पानी अब सब चल रहा था। एंशिएंट वाटर गॉड के शरीर की ओर बढ़ रहा था, उसे मजबूत कर रहा था। भयानक दृश्य ने कई किंग क्लास बींग्स को उसके सामने कौटो करने के लिए मजबूर कर दिया। बूम! अंतरिक्ष का ताना बाना फट गया और एक पुराना और रहस्यमयी महल सामने आया। जब यो भरा तो गैलेक्सी का पानी रुक गया। हर एक बूंद पानी जो एंशिएंट वाटर गॉड की ओर जा रहा था अपनी जगह मंडराने लगा। जीन हॉल? वीर सदमे में था। यह दूसरी बार था जब उसने जीन हॉल को देखा था। पिछली बार जब उसने देखा था जब अर्जुन मुलेले ने एक युद्ध शुरू किया था।